जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और इसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब तक हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन सीखा है। हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने प्रोग्राम का जो फ्लो है, जो सीक्वेंशियल है, उसको किस तरह से एज पर रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे। देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले वी विल लर्न इफ एल्स स्टेटमेंट, जहां भी इसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसी कंडीशन को वैल्यूएट करता है और उसके कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ये डिसाइड करता है विच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। देन इसके बाद में वी विल स्टडी लूप्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से आप ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस या स्टेटमेंट्स को फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स और until a condition is met आप उसको रन कर सकते हैं। देन इसी के साथ में वी विल बी स्टडिंग अबाउट ब्रेक, कंटिन्यू, किस तरह से लूपिंग स्टेटमेंट्स में इन स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है, और साथ में पास स्टेटमेंट। देन our next will be we will learn how to create functions in Python। जैसे कि आपको पता है पाइथन के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं टू run those statements at any time by calling them। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक नेम दे देते हैं और जब भी हमें वो एक्शंस या वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वी जस्ट नीड टू कॉल दीज फंक्शंस। एंड एट द लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट्स के कुछ पैरामीटर्स, क्योंकि अभी तक हमने इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली यूज करा है। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं दैट इज सेपरेटर के लिए सैप और एंडिंग स्टेटमेंट के लिए एंड, उसको यूज नहीं करा है तो वो भी इसमें यूज करके देखेंगे। So let's straight away start it। तो सबसे पहले देखते हैं what do we understand by control statements और control structures। So generally जैसे अभी आपको बताया गया कि जो हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है that is sequential। तो in case जब आपको अपने sequential flow को चेंज करना होता है, कंट्रोल करना होता है, then we make use of control statements और control flow charts। तो जनरली जब हमें कोई प्रोसेसिंग समझनी होती है तो उसके लिए हम तीन टेक्निक यूज करते हैं। एल्गोरिदम, जो कि एक प्लेन स्टेटमेंट होता है जिसमें हर स्टेप को क्लियरली डिफाइन करते हैं। देन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में आप उसी एल्गोरिदम को पिक्चर्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू आप एक्सप्लेन करते हैं। एंड फाइनली लास्ट होता है सूडो कोड, यानी ऑलमोस्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैचिंग कोडिंग होती है जिसको आप अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इनकोड करना होता है। तो लेट अस स्टडी व्हाट आर फ्लो चार्ट्स और कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम एंड टू बिल्ड द लॉजिक। तो वी कैन जस्ट गो थ्रू इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले ये टर्मिनेटर सिंबल है जो ये ओवल शेप्ड है, विच इज यूज्ड टू मार्क द स्टार्टिंग और द एंड पॉइंट ऑफ आवर प्रोसेस और आवर प्रोग्राम। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं दिस रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल होता है बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन। जैसे आपने ऑपरेटर्स पढ़ रखे हैं तो कैसे भी कोई असाइनमेंट ऑपरेशन हो या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, दैट इज टू बी डिस्प्लेड इन दिस रेक्टेंगल। इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको कोई फाइल दिखानी, रिपोर्ट दिखाना हो तो फॉर दैट वी यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल। देन डिसीजन बॉक्स, कंट्रोल्स स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें मेनी टाइम्स वी नीड टू इवैल्यूएट अ कंडीशन। हमें कंडीशन इवैल्यूएट करनी होगी तो कंडीशंस को लिखने के लिए हम हमेशा ये डायमंड या डिसीजन बॉक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट ये है आपका डेटा, जो ये पैरेललोग्राम है, ये हमेशा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने प्रोग्राम में क्या इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन हियर कि क्या डेटा एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, यानी इनपुट लेना एज वेल एज आउटपुट। देन नेक्स्ट इज फ्लो। अब आप फ्लो में आप देख सकते हैं फ्लो लाइंस होती हैं। दीज फ्लो लाइंस इंडिकेट द डायरेक्शन और द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल, किस तरह हमारा प्रोग्राम फ्लो कर रहा है। देन जस्ट हैव अ लुक एट दिस फ्लो चार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमने प्रोग्राम शुरू करा, स्टार्ट रीड ए मीन्स
इनपुट, आपने एक वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करी, देन रीड भी, और आप देख सकते हैं क्योंकि इनपुट आउटपुट हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड इन पैरेललोग्राम। देन अब आपको इनका सम करना है, तो उसके लिए ये एक तरह की प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग इज डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। देन फिर फाइनली आपको इसका प्रिंट आउट या आउटपुट देना है, so for that we have used print statement and end marking marks the end of the program। ठीक इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने एक कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ डिस्प्ले करा है, ये एक लूप को डिपिक्ट किया गया इस डायग्राम में। आप देख सकते हैं आपने स्टार्ट करा, आपने कंडीशन को एवेल्युएट करा, अगर फॉल्स है तो आपने एंड कर दिया, और अगर फॉल्स नहीं है ट्रू है तो यू आर रिपीटिंग सम टास्क। ओके, सो आई होप फ्लो चार्ट्स आप देख सकते हैं कि why do we use it, and in our coming section we are going to use them to explain these various control statements or structures। so let's proceed। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपका जो फ्लो होता है आपके प्रोग्राम का, जो सीक्वेंशियल होता है, उसको जब आपको अल्टर करना है तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। Now these three statements you can see here। सबसे पहले आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ऐसे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। The next one is iteration statement या loops, and finally jump statement like break, continue and pause। Now decision making statements, so programming maybe when you have to come across a decision, then you have to make use of if else statement in Python सिर्फ if else statement को support करता है, चूंकि C++ या Java मैंने देखा है we have got switch case also, but Python only supports if else for decision making और selection statements। तो आप यहाँ देख सकते हैं तीन तरह की ये वेरिएंट्स गिवन है। सिंपल इफ स्टेटमेंट जो कंडीशन को वैल्यूएट करेगा और उसके ट्रू होने पर इट विल एग्जीक्यूट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। देन नेक्स्ट इफ एल्स कि इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो इट विल डू सम टास्क, अगर कंडीशन फॉल्स है देन इट विल डू समथिंग एल्स। एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं वैल्यूएट करने के लिए और उन सब पर बेस्ड डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो हियर वी कैन सी दे हैव यूज्ड इफ स्टेटमेंट, उसको इन्होंने एक पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करा है। सो यू कैन सी हियर इस फ्लो चार्ट में आप देखिए स्टार्ट किया, आपने कोई कंडीशन दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी इसके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी इसकी बॉडी है आपके इफ स्टेटमेंट की, वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये ट्रू नहीं है फॉल्स है तो इट विल स्किप। ये जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं जो इस इफ के बॉडी का पार्ट है इसको ये स्किप करके आगे चल। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इफ स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है एज, एंड एज इज इक्वल टू यहाँ हमने 20 डाला है, और सपोज कीजिए ये हम चेक करना चाहते हैं एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, तो यहाँ हमने कंडीशन डालेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन कोलन, एंड देन वी विल हिट एंटर। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने कोलन प्रेस करके एंटर किया, ये अपने आप ही इसने इंडेंट क्रिएट कर दी, इसने स्पेस छोड़ दिया। इसके बाद में जो भी प्रिंट स्टेटमेंट करना है हमने प्रिंट लिख दिया यू कैन वोट, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली यहाँ आता है, तो इसके लिए आप बैक स्पेस दबा देंगे सो दैट ये इंडेंटेशन खत्म हो जाए। सो लेट अस सी व्हाट वी हैव डन सो फार। हमने एक वेरिएबल एज लिया है और हमने इफ स्टेटमेंट की हेल्प से चेक करा है कि अगर एज 18 से ज्यादा होगी तभी वो मैसेज देगा यू कैन वोट। और ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है प्रिंट थैंक यू फॉर विजिटिंग वोटिंग बूथ, ये इट इज नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये तो रन होगा ही होगा। बॉडी का क्या मतलब? बॉडी का मतलब ये है कि जो भी इफ स्टेटमेंट के ट्रू होने पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगे दे विल बी ट्रीटेड एज इट्स वोटिंग। जैसे यहाँ पर हम दे सकते हैं कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट दे दे, प्रिंट, तो यू विल सी हियर व्हाट विल हैपन। ये दोनों स्टेटमेंट्स तभी डिस्प्ले होंगे जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी। सो ये जो टू स्टेटमेंट्स का ये जो आपका ग्रुप है और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, इसी को हम कहते हैं बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। नाउ वी कैन रन इट, प्रेस F5,
सेव करें और रन करें। और यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो इसलिए यू कैन वोट। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज हम इसकी वैल्यू हमने चेंज करी। सो विद this condition is false, so it should not run. You can run and check the same. Thanks for visiting voting booth. Again, now let's move ahead. अब हम अगला अपना टॉपिक देखते हैं जिसमें हम if स्टेटमेंट हो गया। अब हम देखते हैं if else स्टेटमेंट। So I hope if statement is clear to you. Now just have a look at this statement as well. अब यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करें। जैसे वहां पे एक कंडीशन थी, अगर हम पे मल्टीपल कंडीशन है तो वी हैव टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और या नॉट। तो उससे क्या होगा, वो दोनों कंडीशंस को मैच करेगा और दोनों कंडीशन लाइक इन दिस केस इफ x is equal to 1, okay that's true, you can see here x is already 1 and y is equal to 2, यानी जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी इन दैट केस ओनली दिस प्रिंट स्टेटमेंट वुड बी डिस्प्लेड। ओके, अब हम चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, ये आपको जो भी कंडीशन आप गिवन है या जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन गिवन है, अगर वो ट्रू होगा देन यू कैन सी हियर बॉडी ऑफ इफ, यानी इफ कंडीशन ट्रू होने पर जो भी बॉडी होगी इफ की वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये फॉल्स है तो जो एल्स की बॉडी यानी जो एल्स में आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं दे विल रन। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोग्राम। उसकी हेल्प से हम समझते हैं। अब देखिए यहीं पर विल डू सर्टेन चेंजेस। सपोज कीजिए ये इफ है, अब हमें इसे एल्स देना है तो हमने इस इंडेंटेशन को रिमूव करा, एल्स डाला और यहाँ पर इसके स्टेटमेंट्स। सपोज कीजिए हमने कॉपी करा इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम ये देख सकते हैं you cannot vote minimum age required is 18. You can save it here and run it. So you can see here you cannot vote because जो age है that is 2, that's why else part has run. अब इसको हम चेंज करते हैं, 20 करा हमने, सेव करा और रन किया। So with this that is clear to you why do we use if else. If else is used to execute a group of statement on the condition being true, and in case if it is false, आप false statement में भी आप group of statements दे सकते हैं जब condition false होने पर run होगा। Moving ahead, हमने if डिस्कस कर लिया, if else डिस्कस कर लिया। तो if else you can see that in if else you can give two group of statements, एक उसके ट्रू होने पर, दूसरा उसके फॉल्स होने पर। हम देखते हैं कि इन केस इफ यू हैव मोर देन वन कंडीशन, अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो उसके लिए नेस्टेड इफ एल्स यूज करते हैं। व्हाट इज दिस नेस्टेड इफ एल्स? तो ये तो इफ एल्स का स्टेटमेंट होगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स, फिर एल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो। नाउ नेस्टेड इफ एल्स, तो let's try to understand that with the help of this flow chart. तो nested if else में आप देखिए अपने यहाँ टेस्ट कंडीशन 1 है, टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू होने के बाद एक और कंडीशन आपको चेक करनी है। तो आप देख सकते हैं एक if के अंदर दूसरा if, तो इसी को हम कहते हैं nested if. You can see here it is used to check for multiple test expression and execute different codes for more than 2 conditions. तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपकी एक कंडीशन ट्रू है, इसके बाद में आपने दूसरी कंडीशन चेक करी एंड सो ऑन। सो दिस इज अबाउट दिस नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यू कैन चेक आउट द सिंटैक्स। तो किस तरह से आप सिंटैक्स जरा ध्यान से देखिए। इफ कंडीशन ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट्स है जो रन होंगे, एलिफ, ध्यान दे, एलिफ फॉलोड बाय द नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट
and at the last we will have else statement. So in this way we are executing three different statements. One on when the first condition is true, second when the second condition is true, and the third group of statements when none of these are true. So here we are able to evaluate three conditions. So we can have a look at this program. आपने एक नंबर इनपुट कराया और यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं whether it is 0, positive और negative. So you can see here पहली कंडीशन हमने डाली if num is greater than equal to 0. फिर हमने कंडीशन चेक करी, इसके अंदर ये पहली कंडीशन है, उसके अंदर दूसरी कंडीशन चेक करी if num is equal to 0, तो हमने प्रिंट कर दिया 0 है. और अगर ये 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा है सॉरी, तो उसके एल्स स्टेटमेंट में आपने डाल दिया पॉजिटिव नंबर. और फाइनली आपने लास्ट एल्स में डाल दिया है नेगेटिव नंबर. सो आई होप ये आपको क्लियर होगा. इसको एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, देन थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द प्रोग्राम. इन द फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यूजर से इनपुट कराया है नंबर, यूजर ने नंबर इनपुट करा, फिर इफ और पहली कंडीशन लगाई है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसके बाद में आपने उसके अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाया और वहां आपने चेक कर रहा है कि क्या नंबर 0 है. इफ इट इज 0 वी हैव यूज्ड प्रिंट 0, तो वो प्रिंट कर देगा. एल्स, अब ध्यान दीजिए ऊपर वाली कंडीशन में दो चीजें थी, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इक्वल टू 0 चेक हो चुका है. एल्स वाले पार्ट में अब रिमेनिंग पार्ट रह गया. इट मींस एल्स में क्या है, इट वुड बी पॉजिटिव, तो इसलिए प्रिंट पॉजिटिव नंबर. अब आपका ये पहला जो कंडीशन इफ स्टेटमेंट है नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एंड हो गया. अब हमने इसका एल्स पार्ट लिखा, तो एल्स पार्ट मींस अंडरस्टूड इफ इट इज ईदर नॉट ग्रेटर देन 0 और 0, देन ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव नंबर. तो ये आपका एल्स स्टेटमेंट में आ गया प्रिंट नेगेटिव नंबर. जब हमने रन करा है आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट स्क्रीन में 52 जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो इसने पॉजिटिव दे दिया. 0 तो इसने इसको 0 शो कर दिया. और अगर इनकेस हम चाहें तो नेगेटिव नंबर भी देकर एक बार चेक कर सकते हैं. सो -25 दिया and it has displayed a negative number. ओके, सो इफ के तीनों वेरिएंट क्लियर हो गए, इफ एल्स एंड मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशन यूजिंग एलिफ. तो जितनी आपकी कंडीशन हो इफ कंडीशन, उसके बाद में आप एलिफ लगाते जाइए और इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इटरेशन स्टेटमेंट्स, या जिसे हम लूप्स भी कहते हैं. So you can see here loops are used to execute a block of statement or a group of statement as long as the condition is true. तो जनरली जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये रन करता ही करता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे वी विल स्टडी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, while loop and for loop. while loop is based generally on a condition. आप एक कंडीशन देंगे बिल्कुल if else की तरह, और जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक आपका ये लूप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा. फॉर के अंदर जनरली आप एक सीक्वेंस देते हैं और उस सीक्वेंस में से एक एक वैल्यू बारी बारी से वो यूज करता रहता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट. एंड द नेक्स्ट इज नेस्टेड फॉर लूप्स. ये सिर्फ फॉर लूप नहीं, ये आपके वाइल में भी हो सकता है. जैसे अभी आपने नेस्टिंग देखी थी इफ एल्स के केस में, इफ के अंदर दूसरा इफ, सो दैट इज नेस्टेड इफ. इसी तरह से एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दैट इज नेस्टेड लूप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दिस व्हाइल लूप. तो आप यहाँ देखिए सिंटेक्स व्हाइल, फिर यहाँ कंडीशन बिल्कुल इफ की तरह, फिर स्टेटमेंट्स जो आपको फॉलो करने हैं. इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. आपने यहाँ टेस्टिंग कंडीशन डाली, अगर टेस्टिंग कंडीशन फॉल्स है तो आप सीधे लूप से बाहर आ गए. और जब तक ये ट्रू है तब तक जो भी बॉडी है इस व्हाइल लूप का, यानी जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है इस व्हाइल लूप में, ये कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते रहेंगे. वी कैन सी दिस एग्जांपल. यहाँ आपने क्या करा है, यहाँ आपने एक वेरिएबल लिया है x इज इक्वल टू 1. आपने कंडीशन डाली है कि जब तक x की वैल्यू 4 से छोटी या बराबर रहे तब तक ये प्रिंट होता रहे, और आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को अपडेट करा है. सो व्हाट विल हैपन, आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं. सबसे पहले x की वैल्यू 1 है
तो ये 1 प्रिंट करेगा। फिर इसने इस स्टेटमेंट इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, 2 ट्रू प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4, और 4 के बाद में फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो जैसे ये 5 हो जाएगी इट विल कम आउट ऑफ द लूप। सो लेट मी जस्ट रन दिस प्रोग्राम फॉर यू। सो यू कैन सी हियर, यहाँ आए हम और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया स्टेटमेंट, इसको अलग अलग लाइन में सेंड कर देते हैं। वाइल ये यहाँ प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन में इसको सेंड कर दिया, एंड देन एट द लास्ट हम लास्ट वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं कि लास्ट में x की वैल्यू क्या आती है जब ये लूप से बाहर निकलता है। नाउ सेव इट एंड रन इट। तो यहाँ आप देखिए इसने लास्ट में वैल्यू 5 दिया। जनरली आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं सर ये 5 वैल्यू इसके अंदर ही प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम कुछ मैसेज डाल देते हैं दैट इज लास्ट वैल्यू, सो दैट ये आपको क्लियर हो गया। Okay, save it and run it. So you can see here 1 2 3 4, these are the 4 different values generated by this loop, and the last value is displayed as 5 क्योंकि 5 होने पर ही तो ये इस लूप से बाहर आएगा। I hope it is। Now let's see how to use for। So for loop कैसे यूज करेंगे ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। So when do we use for loop? So whenever we have to iterate over the items of any sequence, then we use for loop। यानी जब भी हमें कोई सीक्वेंस यूज करना होता है और उसके हर एक आइटम को आपको यूज करना होता है तब हम for loop यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में for I in range 3,5। For those students who have not studied range, तो सबसे पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। So we can just move to the next page where range function is explained। So यहाँ आप देख सकते हैं। So range function takes 3 parameters: starting value, कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, stopping value and step value, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या चेंज कितने का होना है। तो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। लेट्स से फॉर I in range 5, 3, -1, तो स्टार्टिंग वैल्यू है 5, एंडिंग वैल्यू है 3, जिसमें कि जो ये एंडिंग वैल्यू इसको इंक्लूड नहीं करते इससे, यानी जो पहले वाली वैल्यू सिर्फ वही इंक्लूड होती है, और ये स्टेप वैल्यू यानी जो चेंज होगा हर बार। सो दैट इज सबसे पहली वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है, देन स्टेपिंग वैल्यू -1 है, सो द नेक्स्ट विल बी 4। 4 के बाद में नेक्स्ट होगा आपका 3, बट क्योंकि 3 यहाँ स्टॉपिंग वैल्यू, इट मीन्स आपको 3 एक्सक्लूड करना होगा, इससे पहले लेने होंगे। सो द आउटपुट इज 5,4। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फॉर लूप। इवन वी कैन रन अ प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम आपको हम दिखा सकते हैं। सो वी विल जस्ट मूव ऑन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करी है। यहाँ यूजर से हमने नंबर प्रिंट इनपुट करने को बोला गया है, किस नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल शो करना है। सपोज आप यहाँ देख सकते हैं आपने 6 एंटर करा, फिर इस लाइन में प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल नंबर ऑफ, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल नंबर और जो नंबर यूजर ने इनपुट करा है उसको प्रिंट कर देगा, आप यहाँ देख सकते हैं। देन आपने यूज करा है रेंज फंक्शन। अगर हम याद करें रेंज फंक्शन में सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो और फिर स्टॉप वैल्यू जो जिसमें कि आपको एक वैल्यू एक्स्ट्रा रखनी होगी। तो यहाँ हमने 1 से स्टार्ट करा और 11, इट मीन्स ये 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करेगा। अब आप देखते हैं इस लूप में हमने क्या करा है, प्रिंट NO हो गया हमारा नंबर, जैसे इस केस में 6 है। उसके बाद में आपने ये मल्टीप्लाई का साइन या x प्रिंट करा है, देन m। अब ये m इस लूप में पहली वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो m रेंज है, रेंज 1,11, इट विल कंटेन वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 1 से लेकर 10 तक वेराई हो रहा है। तो जब ये लूप पहली बार चल रहा है तो इसने पहली वैल्यू m को मल्टीप्लाई करा इससे और ये डिस्प्ले कर दिया है। When the loop runs for second time, तो इसने ये सेकेंड वैल्यू प्रिंट करी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हमने लूप को यूज करके इस
आउटपुट को डिस्प्ले किया है। सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे हमने एक ही स्टेटमेंट 10 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। सो आई होप फॉर लूप आपको क्लियर हो गया है। लेट्स मूव अहेड, अब आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने इफ एल्स डिस्कस कर लिया, हमने यहाँ लूप्स में फॉर वाइल दोनों डिस्कस कर लिए। एंड देन नाउ लेट अस सी यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूज है वो देखते हैं हम। तो let me just take you to that reader. Okay, अब नेक्स्ट लूप्स के बाद में हम देखते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो जंपिंग स्टेटमेंट में ये 3 स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो ये जनरली क्यों यूज करते हैं? वी यूज इट सो दैट वी कैन ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी अगर हमें जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यूज करना है, तो वी विल बी यूजिंग ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी यूज इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस ब्रेक। सो यू कैन सी हियर, जैसे इसका नाम ही सिग्निफाई करता, ब्रेक मीन्स टू टर्मिनेट। सपोज आप किसी लूप के अंदर हैं, कोई कंडीशन आ गई कि उस कंडीशन पर आपको वो वर्क छोड़ देना है। तो जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ फॉर वैल इन स्ट्रिंग। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस स्ट्रिंग की वैल्यूज के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, एक करके मूव कर रहे हैं, और आपने ब्रेकिंग कंडीशन यहाँ डाली है, वैल इज इक्वल टू आई। यानी आप इसमें एक तरह से आई ढूंढ रहे हैं, आई की पोजीशन ढूंढ रहे हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ लिख दिया वैल इज इक्वल टू आई ब्रेक। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको ये वैल्यू आई मिल जाएगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा, एंड देन इट विल प्रिंट दैट वैल्यू। तो यू कैन सी व्हेन वी विल रन दिस, द आउटपुट वुड बी लाइक दिस। तो ये इफ वाला पार्ट आप ये देख सकते हैं, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इट विल फाइंड दैट रेस्पेक्टिव वैल्यू, दैट इज आई कैरेक्टर जब मिलेगा, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ये एज यूजुअल चलता रहेगा। आप देख सकते हैं अगर हम इसको इटरेट करते हैं, एस वाली वैल्यू, इसके लिए कंडीशन फॉल्स है तो इसने इसको प्रिंट कर दिया, देन नेक्स्ट वैल्यू टी, देन नेक्स्ट वैल्यू आर, व्हेन वी कम टू आई, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन मैच हो गई एंड ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे ब्रेक कमांड एग्जीक्यूट हुआ, आप लूप से बाहर निकल गए और आपने ये बाद वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है द एंड, इसको प्रिंट कर दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप। किसी भी लूप को जब आपको टर्मिनेट करना हो, देन वी हैव टू यूज ब्रेक। अब इसी के साथ में नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ द नेक्स्ट वन, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या होता है? ब्रेक आपको लूप, आपका जो कंट्रोल है उसको लूप से बाहर भेज देता है, जबकि कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू उस इटरेशन में, उस राउंड में जितने स्टेप्स होते हैं उसको छोड़ के वो अगले स्टेप पे मूव कर जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद दिस प्रोग्राम। आप यहाँ देखें, अब आप यहाँ देख सकते हैं फॉर वैल इन इनिट, हमने एक स्ट्रिंग लिया इनिट और इसकी वैल्यूज के ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो सबसे हमने यहाँ भी ब्रेकिंग कंटिन्यू के लिए कंडीशन लगाई, इफ वैल इज इक्वल टू आई कंटिन्यू, एंड देन इसमें हमने प्रिंट वैल्यू करा है एंड एट द लास्ट प्रिंट द एंड। तो हम इसको एक एक करके इटरेट करते हैं, इसका आउटपुट रन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जब हम इस लूप को रन करेंगे तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू आई होगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, इफ वैल इज इक्वल टू आई कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स, अब इस अगर आप लूप को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट ये प्रिंट वैल्व है। तो ये क्या करेगा, अब कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट ना करके सीधे ये कंट्रोल नेक्स्ट वैल्यू पर चली जाएगी, यानी एन पे चली, यानी जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं इस पर्टिकुलर राउंड के, इस पर्टिकुलर इटरेशन को, इसको ये स्किप करके नेक्स्ट राउंड में मूव हो जाएगा। तो क्योंकि अभी हम आई को प्रोसेस कर रहे थे, अब ये नेक्स्ट वैल्यू पिक कर लेगा एन। तो आप देखेंगे आई इन केस आउटपुट में नहीं आएगा। फिर जब हमने एन लिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो कंटिन्यू रन नहीं करा, इसने प्रिंट कर दी वैल्यू दैट इज एन, एंड देन
अगेन आई जब ये आया तो इसने कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स स्किपिंग द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स, तो रिमेनिंग स्टेटमेंट इस लूप के इस राउंड के स्किप होके आप नेक्स्ट टी पर, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ एन और टी आया एंड एट द एंड आप लास्ट में आपने प्रिंट कर दिया द एंड। तो आई होप ब्रेक और कंटिन्यू आप सबको क्लियर हो गए हो। नाउ अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम, दैट इज पास। अब पास स्टेटमेंट क्या होता है? सो जैसे हमने एक स्पेशल तरह का डेटा टाइप पढ़ा है नन, यानी अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू रखनी है विच मीन्स नथिंग, तो फॉर दैट वी यूज नन। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप कोई लूप रन करना चाह रहे हैं या आप कोई इफ स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं और उसमें डेलिबरेटली कुछ नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो फॉर दैट वी मेक यूज ऑफ pass statement. So you can see here this statement does nothing. It can be used when statement is required syntactically but the program requires no action. और आप इसका ये एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, like while true pass busy wait for keyboard interrupt. जनरली अगर हम वेब सर्वर की बात करें यहाँ, तो आपने पढ़ रखा होगा कि सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो विच ऑलवेज कीप ऑन लिसनिंग फॉर एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम और एनी रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट शुड बी द बेटर वर्ड, रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। तो वो एक इनफाइनाइट लूप रन करता है। तो इनफाइनाइट लूप रन करने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं, बट ये एक ब्लैंक लूप है। ये वाइल ट्रू और पास, ये क्या हो, ये लूप जब तक रन करेगा जब तक कि आप कोई भी इसमें इंटरप्शन ना हो, यानी जब तक कोई रिक्वेस्ट ना आए, कुछ ना आए, दिस लूप विल कैरी ऑन। तो ये आपका वेब सर्वर का कंसेप्ट है। एनीवेज इसको समझाने के लिए यहाँ यूज किया गया है। अब आगे देखते हैं। सो फंक्शन में इसको यूज करते हैं, तो इट मेक्स द कंट्रोलर टू पास विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी कोड। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ, ये फंक्शन में यूज किया जा सकता है, इनको लूप में यूज किया जा सकता है। अब यहाँ देखें डेफिनेशन माय फंक्शन, आपने एक ब्लैंक फंक्शन बनाया है जो कुछ कर नहीं रहा है, बेसिकली बस ये एक ब्लैंक फंक्शन बनाया। तो इसके लिए हमने फंक्शन बनाने का तरीका यही होता है, def देन नेम ऑफ द फंक्शन, और इसके बाद में राउंड ब्रैकेट में अगर ये कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स ले रहा है तो यहाँ वो आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर ये जैसे पास स्टेटमेंट जो लिखा ये स्टेटमेंट हो गया, यानी जो माय फंक वाला आपका फंक्शन है ये क्या क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, क्या क्या वर्क करेगा, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने एक डेफ माय फन नाम का फंक्शन बनाया एंड बेसिकली इट इज नथिंग, इसलिए कुछ ना करने के लिए हमने इसमें ये कीवर्ड लिख दिया पास। तो जनरली एक ब्लैंक हमारा फंक्शन बन गया है। तो अब आप कहेंगे ब्लैंक फंक्शन क्यों बनाते हैं? ब्लैंक फंक्शन बनाकर ओके, नाउ आफ्टर स्टडिंग ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट, अब फॉर लूप और वाइल लूप को हम दोबारा रिविजिट करते हैं, और इसमें वी गॉट अ वेरिएंट जिसके अंदर हम फॉर लूप के साथ या वाइल लूप के साथ हम एल्स यूज करते हैं। हाँ जी, जैसे कि आप इफ के साथ एल्स यूज करते हैं, ठीक इसी तरह से इवन फॉर लूप एंड विद वाइल लूप वी यूज एल्स इन पाइथन। तो अब आपको समझना होगा कि फॉर लूप और वाइल लूप में एल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, या व्हेन दैट body of that else statement of a loop will be executed. So it's simple. If we encounter a break statement in a for loop or a while loop, ध्यान दें, when we encounter a break statement in for or while loop, then the else part will not be executed. It means, or in simple words, else part for loop का या while loop का तभी execute होगा जब आपने कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर नहीं किया या फिर आपने फोर्सफुली कंट्रोल लूप से बाहर ट्रांसफर ना किया हो। इस बात का आप ध्यान रखें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल। You can see here in this program we are printing, we have taken a range 1 to 4, तो ये 3 नंबर प्रिंट करेगा 1 2 3, और यहाँ एक बार हम ब्रेक के साथ आउटपुट चेक कर रहे हैं, और in second case without break. So let's see.
So when we will run it, आप इसको देख सकते हैं अपने range में 1,4 पास करा, it means it will start generating number from 1 1 का स्टेप इंक्रीमेंट होगा तो 1 2 3 4th लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ कंडीशन डाल दी है जब i 2 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा, टिल देन ये i को प्रिंट करता रहेगा। और एल्स में हमने नो ब्रेक ये दिखाया कि इसमें ब्रेक यूज हुआ है नहीं हुआ। रन करते हैं, लेट्स सी द आउटपुट। तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में इट इज शोइंग 1 and 2। हाउ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले रेंज वैल्यू जनरेट करी 1, सो इट इज स्मॉलर देन 2, इसने प्रिंट कर दिया 1। नेक्स्ट टाइम इट्स 2, देन व्हाट हैपेंस, स्टिल इट इज स्मॉलर देन 2, तब भी इसने प्रिंट कर दिया। अगली बार जैसे ये 3 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो गई एंड ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर हो गया। विद दैट वी कम आउट ऑफ द लूप। और क्योंकि ब्रेक हमने इनकाउंटर किया है तो एल्स वाला पार्ट आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नो ब्रेक प्रिंट नहीं हुआ। लेट्स डू अ चेंज, लेट्स रिमूव इट। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इफ पार्ट को सेव करते हैं। नाउ लेट्स रन इट। तो सी द डिफरेंस, अब ये तीनों वैल्यूज प्रिंट करी हैं और बिकॉज वी डिड नॉट इनकाउंटर एनी ब्रेक स्टेटमेंट इट डिस्प्लेड नो ब्रेक। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू how to use for or while with else. And now the last part of our lecture, that is how to define a function and call it. तो हम इस सेक्शन में देखेंगे किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाई डू वी नीड अ फंक्शन। तो जनरली वी नीड फंक्शन so that we don't need to write piece of code every now and then। हम एक बार जो कोडिंग है लिख लें और उसको एक नेम से सेव कर लें, और जब भी हमें वो प्रोसेसिंग करनी हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दोज कोड्स हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शन एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एज पर आर कन्वीनियंस कभी भी उसको कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी बिना उन स्टेटमेंट्स को बार बार लिखे हुए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार उसको डिफाइन कर देते हैं फंक्शन को, और जितनी बार हमें उसकी जरूरत पड़ती है उतनी बार हम उसे कॉल कर लेते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड concept of function in this program. So we will create a small function here. Okay, तो function define कैसे करते हैं? First of all we will write def, then name of the function. Suppose let's say we want to create a function which टेक सम इनपुट, कुछ इनपुट ले और कुछ आउटपुट डिस्प्ले करे। सपोज करते हैं हमें स्क्वायर निकालना है तो हमने एस क्यू नाम दे दिया स्क्वायर के लिए, लेट्स से, एंड देन आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया वो नंबर जिसका ये स्क्वायर करेगा। तो इनपुट में हम लेट्स से हमने दे दिया यहाँ पे ए। ओके, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। डेफ कीवर्ड लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम देंगे, एस क्यू दैट इज द आइडेंटिफायर नेम ऑफ द फंक्शन, एंड देन इन ब्रैकेट वी विल पास द आर्ग्यूमेंट्स। जैसे हम यहाँ पे ए की आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं पैरामीटर ए, और उसके बाद में बॉडी विल स्टार्ट हियर। अब इसमें आपको क्या जो भी करना है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो लेट्स से वी वर राइटिंग लाइक एस इज इक्वल टू ए, और यहाँ हमें इसका स्क्वायर करना है तो लेट्स से हमने स्क्वायर कर दिया और फिर इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसको करा, एस को, सॉरी एस। So with this we have calculated or we have defined our function जिसका नाम है sq। आप suppose करें इस प्रोग्राम के अंदर what we need to do, we want to display the squares, और इसके लिए हम इस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे। तो ये पहले ही हमने सीखा how to define a function, और ये रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया जाता है जब आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। सो लेट्स से here what we are doing, we are printing the square। तो फंक्शन का नाम क्या है, एस क्यू। सो एस क्यू, और यहाँ पर हमने पास कर दिया आई, जो ये लूप इसमें जनरेट करेगा। नाउ लेट्स रन इट। इसको रन करके देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट इट हैज डन, इट हैज डिस्प्लेड द स्क्वायर्स ऑफ दीज 3 नंबर्स 1 2 3 का इसने स्क्वायर प्रिंट कर दिया है। ठीक है,
ठीक इसी तरह से अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि nth पावर डिस्प्ले करे, तो लेट्स से दिस b ले लिया हमने बेस के लिए और लेट्स से p ले लिया पावर के लिए, और इसका नाम हमने रख दिया POW, लेट्स से पावर। ओके, अब यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, b फॉर बेस एंड p फॉर पावर, तो ये b की पावर p। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू रन इट हियर। यहाँ पहले हम नंबर प्रिंट करेंगे जो नंबर है, सो लेट्स से नंबर इज दिस i, और यहाँ जैसे हम क्यूब पास कर रहे हैं, क्यूब के लिए इट्स क्यूब, एंड यहाँ हमने we will change the name of the function, we have made it POW power I, ये इसका बेस हो गया, और क्योंकि क्यूब निकालना तो पावर हमने पास कर दी 3, and let's print it. So you can see here 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 and 3 का क्यूब 7. So accordingly आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप जैसे चेंज करेंगे उस तरह से आपका आउटपुट चेंज होगा। सो आई होप फंक्शंस इज आल्सो क्लियर टू यू, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, किस तरह किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में वैल्यू रिटर्न करता है और इस तरह से हम उसको कॉल करते हैं। अगर आप चाहें तो इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे p लिया है, p इज इक्वल टू POW एंड हियर वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, I पास कर दिया एंड सिमिलरली 3 पास कर दिया। तो यहाँ आप इसके बदले में ये वेरिएबल भी यहाँ कॉल कर सकते हैं। सो विद दिस इट विल डू इट वर्क। आप यहाँ देख सकते हैं outputs are same in both the cases. So I hope it is clear to you. And the last part जिसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट के दो पैरामीटर सेपरेटर और एंडिंग स्टेटमेंट डिस्कस करना है। तो यू कैन सी हियर व्हेनेवर वी यूज प्रिंट, और सपोज कीजिए आपने यहाँ आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, लेट्स से IP CS, and when we are printing it, so you can see it has is in this case we are using space as the separator, but अगर हम space के बजाय कुछ और separator यानी जो ये parameters हैं इनके बीच में हमें कोई और character use करना है, escape sequence use करना है, for that we have to use sep and then here we will pass the escape sequence. Suppose हम यहाँ पे horizontal tab use करना चाहते हैं, save it and press F5, you will see the output. तो यहाँ पे आपने एक tab insert कर दिया है। So using this parameter we can change the separator की जो भी argument हमने पास करे उसमें separator के तौर पे हमें क्या character लेना है। यहाँ आपने escape sequence use करा, इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी string या कुछ भी पास कर सकते हैं and you will see the output. Then similarly let's check one more thing. Suppose आपको पता है कि Python के अंदर अगर आप दो print statement देते हैं तो automatically ये line break कर लेता है, but in case if you don't want line break, let's run it first so that it is clear to you. We are running these two statements, so you will see each print statement coming in a separate line. But if you don't want to leave a line और उसके बदले में आप कुछ और पास करना चाहते हैं as the line break end statement में आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें horizontal tab देना है यहाँ, तो हमने यहाँ पे tab दे दिया, तो इससे क्या होगा, when it will end it will not leave a line, यहाँ पे line feed या line break ना करके ये horizontal tab display करेगी। You can run and see, तो आप देख सकते हैं कि it has displayed both these outputs in the same line. So this is how
we have to use sep and end using print. So with this we come to the end of this first unit of Python fundamentals or brief overview of Python, and now we will move to the next unit. Thank you students. Jai Hind.